बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है नया नावल जिसका नाम है हकीकत। राइटर का नाम है सहर साजिद। तो आइए शुरू करते हैं। ये खिज़ां रुत का आम सा दिन था। फ़िज़ा में धुंध बर्फ़ की सी सूरत लग रही थी। दरख्त टुंड मुंड नंगे खड़े थे। खिज़ां मुँह खोल कर हड़प कर गई थी उनकी हरियाली को। यूँ लगते थे जैसे कोई बुढ़े बाबे हैं जो तनों पर हज़ार हा भरिया लिए खड़े थे। जर्द नारंगी से सूखे पत्ते जब पैरों के नीचे आकर चुरचुराते तो सोफिया को अजीब सा मज़ा आता। उसे लगता था कि ये मौसीकी है, उदासी का कोई सुर है। वो दोनों हाथों में फ़ाइल पकड़े उसे सीने से लगाए उन पत्तों पर पैर रखती, उदासी के सुर को महसूस करती हुई सर झुकाकर थोड़ी फ़ाइल पर टिकाए चल रही थी। कुछ देर बाद शू की आवाज़ ने माहौल की खामोशी को तोड़ा। उसका दायां हाथ फ़ाइल से आज़ाद हुआ। वो टिशू से नाक रगड़ती और फिर नरमी से सूखे पत्तों पर पैर रखती हुई उदासी के सुर को सुनती चली गई। उसके लिए इस शुगल में ऐसा मज़ा था जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट खाने में आता है। शू, उसने नाक सुकेड़ी। एक दफ़ा फिर सुकूत टूटा। मुइज़ अब की बार उसकी हरकत पर मुस्कुराया। वो उसके साथ इतनी खामोशी से चल रहा था जैसे पहले वो भी कोई साकित खड़ा दरख्त हो और बस यूं ही बेख्तियार ही उसके साथ साथ चलने लगा था। और वो मजबूर था इसी सुस्त रफ्तार से चलने पर कि जिस रफ्तार से सूफिया चल रही थी। वो तो अपने मज़े में धुत होकर चलती थी और इर्द गिर्द से मुकम्मल बेपरवाह होकर, मगर मुइज़ उसके मज़े के लिए उसके साथ चलता था और बावजूद अपनी पूरी कोशिश के वो इस उदासी के सुर को सुनने से कासिर था। ये ज़िम्मेदार कॉलेज के एमए ब्लॉक की बैरूनी रविश थी, जहाँ पर दरख्त आसमान की बुलंदियों को छूने की नाकाम कोशिश में मसरूफ़ नजर आते। वो दोनों अपनी टोपोलॉजी का पीरियड बंक करके आ रहे थे। सोफ़ी प्लीज़। और सोफ़ी के पैर इस इल्तिजाइया पुकार पर यकलख्त रुक गए। उसने बुरा सा मुंह बनाकर मुइज़ को देखा। कर दिया ना मज़ा ख़राब, वो बदमज़ा होकर बोली थी। और फिर एक और शू, मेरा ख्याल है हमने टोपोलॉजी का पीरियड महज तुम्हारे मज़े के लिए बंक नहीं किया। तो माशाल्लाह क्या तजाहले आरफाना है जनाब का। ही। वो उसे चिढ़ाने को खी खी करने लगी। उसकी बच्चों जैसी हंसी पर मुइज़ की आंखों में मुस्कुराहट चमकी, मगर वो छुपा गया इंतहाई सफाई से। तुमने थ्योरम्स समझने हैं कि नहीं? मुइज़ ने धमकी से काम लेना चाहा। अब क्या गन पॉइंट पर समझाओगे? उसने खफगी से कहते हुए पैरों को हरकत दी। वो अब मामूल की रफ्तार से चल रही थी। जितनी तुम्हें टपोलॉजी से मोहब्बत है, आसार तो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, वरना समझ लो एक सपली तो पक्की। वो उसके हमकदम होते हुए बोला। फिट्टे मुँह तुम्हारा मुइज़, वो बुरी तरह से तपी। हा। मुइज़ ने खुलकर कहकहा लगाया। वो इसके कहकहे पर और तपी और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए जाने लगी। अरे सुनो, उधर कहाँ जा रही हो? इधर से चलते हैं ना, कॉलेज के गेट से, मुइज़ ने पीछे से आवाज़ दी। दरअसल उसका घर ज़िम्मेदार कॉलेज के करीब था। कॉलेज के गेट से निकलो तो सड़क पार करके ये सामने वाली गली में, और पीरियड भी इसीलिए बंक किया गया था कि वो फूफो के घर जाकर मुइज़ से थ्योरम्स समझेगी। सोफ़ी, मुइज़ ने पहली पुकार बेअसर होते देखकर दोबारा पुकारा। वो रुकी मगर मुड़ी नहीं थी। मुइज़ ने थक कर गहरी सांस खारिज की, दोनों बाजू फ़िज़ा में बुलंद किए और सर को नफ़ी में हिलाते हुए जॉगिंग करने के से अंदाज में भागता हुआ उस तक गया था। किधर जा रही हो? घर? हाँ, अब क्या हुआ? वो हैरान हुआ। मूड ख़राब कर दिया तुमने, वो बुरे मूड के साथ ही बोली थी। और वो थ्योरम्स? उसने तेवरी चढ़ाकर पूछा। फिर सही। सोफ़ी ने ज़रा महजूज नज़रों से उसे देखा, फिर नज़रें चुराते हुए बोली, इसके साथ ही शू, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हुई ना तो? मुइज़ ने आंखें दिखाईं। देखो ना, इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, नाक रगड़ते हुए वो बोली। तो इतने मज़े ले लेकर नहीं चलना था ना ठंड में? ज़रा सा नरम पड़ते हुए उसने कहा। तुम मेरे साथ घर चलो, उधर जाकर समझा देना। सूफ़ी के लहजे में दरख्वास्त थी। वहाँ कौन जाए इतनी सर्दी में, अपने घर में तो। मुइज़ ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, मगर फिर वो चुप ही रहा। वो जानता था कि सूफ़ी के घर में सिलेंडर पर हीटर चलते थे और उसके अपने घर तो। चलो, संजीदगी से कहकर वो उसके साथ हो लिया था। ये घर सोफ़िया के दादा के ज़माने का बना हुआ था। गो के वक्त के साथ साथ इसमें काफ़ी जिद्दत लाई गई थी, मगर अब भी दादा के ज़माने का बना हुआ आतिशदान ड्राइंग रूम में मौजूद था और जिद्दत से अभी तक बचा हुआ था। इसी आतिशदान में उस वक्त लकड़ियों की बजाय एक जदीद तर्ज का हीटर पूरी आबोताब के साथ जल रहा था।
और यकीनन सिलेंडर पर ही चल रहा था। गैस तो आने से रही। हिफाजत के पेश नज़र आतिशदान के साथ बनी खिड़की की जाली में सुराख करके पाइप अंदर लाया गया था। सिलेंडर खिड़की के बाहर ही पड़ा हुआ था। इसी हीटर की गरमाइश के सामने वो दोनों आमने सामने बैठे थे। मोइज़ टपोलॉजी के थ्योरम्स समझाने में और सोफ़ी समझने में मसरूफ़ थी। बस करो अब तुम दोनों। हिना ने लफ्ज़ तुम दोनों पर दांत कचकचाए और फिर बोली, रोज़ पीरियड बंक करके आ जाते हो और मत मेरी मारी जाती है। कभी कॉफ़ी तो कभी चाय, कभी चिप्स तो कभी। शर्म नहीं आती? तुम दोनों से छोटी हूँ। उसने ट्रे टेबल पर रखी, फिर आखिरी जुमला भर्राई हुई आवाज़ में कहकर वो धम से फ्लोर में बैठ गई। उसके दाएं रुख पर सोफ़ी भी फ्लोर कुशन पर ही बैठी हुई थी। सोफ़ी के सामने एक चौकोर टेबल धरी थी जिसके दूसरी तरफ मोइज़ भी फ्लोर कुशन लिए बैठा था। टेबल पर नोट्स और कुछ बिखरे सफ़ात थे। मोइज़ ने बेसाख्ता मुस्कुराकर काफ़ी का मग उठा लिया और लाताल्लुक़ सा नज़र आने लगा, क्योंकि ये उन दोनों बहनों की जंग थी। यार हिना, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हमारे लिए देगें पका पका कर थक चुकी हो। सोफ़ी ने भी अपना मग उठाकर उसे छेड़ा। चाय कॉफ़ी बनाना भी भला कोई काम है? होंठों से मग लगाने से पहले उसने हिना को थोड़ा और छेड़ा। तो खुद उठकर बना लिया करो ना, मुझे ऑर्डर क्यों करती हो? हिना को सख्त तप चढ़ी। उसने अभी तक अपना कॉफ़ी का मग भी नहीं उठाया था। मैथ मैथ मैथ, हवा बनाया हुआ है मैथ को। मेडिसिन और इंजीनियरिंग से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ये मैथ। वो तो जली भुनी बैठी हुई थी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सोफ़ी ने पहले शरारती नज़रों से मोइज़ को देखा और फिर जुमला दागा। दरअसल ये इसके आर्ट्स पढ़ने पर चोट थी। हा हा हा, मोइज़ का कहकहा बेसाख्ता था। मोइज़ भाई, हिना ने पूरी ताकत लगाकर आंखें फैलाईं और फिर हलक के बल चिल्लाई थी, यूं जैसे कहती हो आप भी। इतना दुख तो सोफ़ी के जुमले से नहीं हुआ था जितना मोइज़ के कहकहे से हुआ था। आप मुझे बंदर समझते हैं? उसी तपे हुए चेहरे के साथ पूछा गया। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अदरक के स्वाद से नाबलद समझता हूँ, मोइज़ ने गड़बड़ाकर कहा। हिना ज़रा रिलैक्स नजर आई, मगर ये सूफ़ी ही। पहले वो अपनी मशहूर ज़माना हंसी हंसी और फिर बोली, और जो अदरक के स्वाद से नाबलद होता है उसे क्या कहते हैं मोइज़? होंठ दांतों तले दबाकर दोनों अबरू उचकाकर बेहद शरारती अंदाज में पूछा गया। बंदर, मोइज़ के मुंह से फिसला और हा, सोफ़ी और मोइज़ ने फलक शगाफ कहकहा लगाया। आप दोनों भी ना, हिना ने कच्चा चबा जाने वाले अंदाज में कहा और गुस्से से वॉकआउट करने लगी थी कि कम ऑन हिना, सीरियस ना हुआ करो, जस्ट चिल यार। उसने हिना को कलाई से पकड़कर खींचते हुए नीचे दोबारा फ्लोर कुशन पर बिठा लिया था। चलो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करो, अब वो बेहद प्यार से कह रहा था। सर झुकाकर उसने कॉफ़ी का मग उठाकर होंठों से लगा लिया। मोइज़ एक दफ़ा फिर से सोफ़ी को थ्योरम्स समझाने लगा था। लेफ़्ट हैंड से फोल्डर में लगे सफ़ात पर लिख रहा था और सीधे हाथ से कॉफ़ी पी रहा था। सर्दी थी मगर हस्बे आदत कफ फोल्ड कर रखे थे। सोफ़ी दोनों हाथों से मग पकड़े मुसलसल सर हिला रही थी और हिना ने सर उठाकर मोइज़ को देखा और फिर नज़रें झुकाकर कॉफ़ी पीने लगी थी। इतनी गहरी वसी कायनात में मैं हूँ एक नुक्ता ज़रा सा, लेकिन ये कि मैं हूँ और मैं अपने होने से आगाह हूँ। और वो वाकई अपने होने से आगाह था। वो गुदड़ी में छुपा लाल था, वो कोयला था जिसे हीरा बनने में 100 साल लगने थे, लेकिन बनना उसे हीरा ही था। वो जानता था एक दिन आएगा कि वो अपनी ज़िंदगी को इसी मुकाम पर देखेगा जहाँ वो उसे देखना चाहता है। वो जानता था कि कामयाबियाँ उसकी राह तकती हैं, वो मुंतज़िर हैं उसके कदमों की, और उसके कदमों को चूमने के लिए वो बेताब हैं। वो जानता था कि खुशकिस्मती का ताज उसके सर पर सजेगा और ज़रूर सजेगा। वो मेहनत करने वालों के कबीले से था। वो उन परिंदों में से था जो कि सही वक्त पर सही उड़ान भरते हैं और शिकार को दबोच लेते हैं। उसे अंदाज़ा था, बल्कि यकीन था, कि उसकी ताकत उसका जहन है, उसकी सलाहियत जहानत है और जहानत के आगे सब कुछ मात है। वो था मोइज़ भट्टी, जो एक आम से स्कूल टीचर का बेटा था। ज़िम्मेदार कॉलेज के लिए उसका नाम नया नहीं था। उसने बीएससी में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। वो मैथ का माहिर जाना जाता था। मैथ उसका रोमांस था। बीएससी में क्लास के तमाम तलबा ने कैलकुलस की वो किताब पढ़ी थी जो कि SM यूसुफ ने लिखी थी, मगर उसने वो भी पढ़ी थी जो फिने थॉमस ने लिखी थी। उसके लिए टीचर्स का दिमाग अलग से खाया और अपना अलग से ख़राब किया। वो वाहिद स्टूडेंट था क्लास का जिसने न सिर्फ वो किताब नेट से डाउनलोड की,
बल्कि उसके हिसाबी सवाल और हल भी डाउनलोड किए थे। वो लाहौर जाकर पंजाब यूनिवर्सिटी से नोट्स लाया करता था और फिर अपना और टीचर का दिमाग खपाया करता था। उसका ख्वाब पीएचडी करने का था। उसे अगरचे अपने बाप की तरह ही तालीम के शोबे से वाबस्ता होने का शौक़ था, लेकिन फ़र्क था तो ये कि उसे कोई आम सा स्कूल टीचर नहीं बनना था। वो किसी आला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनकर रिटायर्ड होना चाहता था, और ये कड़ी मेहनत का काम था। और जब मेहनत जमा जहानत तो किस्मत को कोई उज़र नहीं वो आकर गले ना मिले। उसका मुस्तकबिल शानदार था, वो जानता था, क्योंकि वो अपने होने से आगाह था। शाम की चाय का वक्त था। सोफ़ी अभी तक अपनी जगह पर उसी तरह बैठी थी और वो मुइज़ के समझाए हुए थ्योरम्स को दोहरा रही थी। मुइज़ जा चुका था। उसका सीधा हाथ मुसलसल और तेज़ी से चल रहा था, जिसे वो रोककर चाय के कप से एक घूंट भरती और फिर से लिखने में मशगूल हो जाती। बाबा, किसी दिन फूफो के घर चलें? चाय पीते हुए एकदम हिना ने बाप से कहा, जो वहीं बैठे बैठे चाय पी रहे थे। रहने दो, वहाँ गैस तो होगी नहीं, ऐसे ही ठिठुरते रहेंगे वहाँ जाकर। सोफ़ी ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा था। अब इसका क्या मतलब कि सर्दी में कहीं जाया ही ना जाए? यूनिवर्सिटी भी हीटर साथ ले जाया करो। हिना बुरा मानकर बोली, जाने को दिल तो बहुत करता है, मगर साजदा खातरदारी में इतना एहतमाम कर लेती है कि बंदा खुद शर्मिंदा हो जाए। उनके हालात का तो तुम्हें इल्म है ही। हिना जानती थी कि अम्मा बिल्कुल सही बात कह रही हैं। वो चुप सी हो गई। किसी बहाने से साजदा को कुछ देना भी चाहो तो लेती नहीं। बड़ी ही गैरतमंद है, और बेटा उससे भी 2 हाथ आगे। कभी जो इधर से खाना खा कर गया हो, देखो अब भी कैसे चला गया। रेहाना कदरे मलाल से बोल रही थी। एक ही घर में पले बड़े, एक ही प्लेट में खाया, मगर नसीब है ना, लकीर खींच कर रख दी है उसने बहन भाइयों में। वो गरीब और हम अल्लाह का फजल है। किसका कब जोर चला नसीबों के आगे। बच्चा भी देखो इतनी मेहनत कर रहा है, दुख होता है देखकर, शुजा साहब ने मगमूम होकर कहा। सोफ़ी ने नज़रें उठाकर हिना को देखा और फिर एकदम उसका दिलो चाट हो गया था। वो रुख बदल कर जलते हीटर को देखने लगी। जलता हाथ रुक गया था। मुइज़ की सर तोड़ मेहनत का गवाह उससे बढ़कर कौन था। उसकी ज़िंदगी इस तरह थी जैसे पानी अपनी पूरी ताकत से एक तरफ को बहता हो और उसे बहाव के उलट चलना हो, मुकम्मल मुज़ाहमत के साथ। ज़िंदगी ज़िंदगी ना थी, ये मुकम्मल मुज़ाहमत का नाम थी, हालात के ख़िलाफ़ की जाने वाली सर तोड़ मुज़ाहमत। सोफ़ी ने अपना दिल दुख से भरते देखा। ऐसा क्यों हुआ बाबा? दादा अपने वक्त में इटली गए थे। हम खुशहाल हैं तो फूफो क्यों नहीं? उनकी शादी भी किसी अच्छे घर में की होती। हिना ने दिल गिरफ्तगी से कहा। दादा तो बाहर गए थे, कमाया भी बहुत था, मगर ये कि दादा सबसे बड़े थे और पीछे 8 बहन भाई। जब अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा बाहर गए थे तो अम्मा बहिश्तन बताती थीं कि मैं 5 साल का था और साजदा 3 साल की। तब वो लोग गांव में ही रिहाइश पजीर थे। ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बेचकर अल्लाह बख्शे अब्बा जी बाहर गए थे। कमा कमा कर घर भेजते रहे, बहन भाइयों की जिम्मेदारियां अदा करते रहे। वालिद उनके हयात नहीं थे, सो जिम्मेदारी का एहसास भी खूब था। वो मेहनत कर कर के दरमियानी उम्र में ही बूढ़े हो गए थे और पीछे वाले देसी घी में पकोड़े तल तल कर खाते रहे और जिम्मेदारियों की गर्दान सुनाते रहे। अम्मा बहिश्तन को सब नजर आता था, मगर मजबूर थी। फिर 10 साल बाद अल्लाह बख्शे अब्बा जी घर वापस आए तो देखा बाकी सब बहन भाई तो खुशहाल भी हैं और सेटल भी, और अगर कोई खुशहाल नहीं था तो उनके अपने बीवी बच्चे। हकीकत ने आंखें खोली तो एहसास पूरी शिद्दत से जागा। फिर तो अल्लाह बख्शे अब्बा जी ने अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद हमें हमारे ननियाल में यानी गुजरात छोड़ा और ख़ुद फिर से वापस चले गए। लेकिन अम्मा बहिश्तन को सख्ती से ताकीद करके गए कि अब साजदा की शादी करनी है और जल्दी करनी है। वो अलग से खर्च भिजवाएंगे। अभी 15 साल की भी नहीं हुई थी कि अम्मा ने उसकी शादी अपने चचा के बेटे से कर दी, जो ख़ानदान का वाहिद पढ़ा लिखा फ़र्द था, और वो अकेला मर्द था जो मुलाजमत करता था, सरकारी स्कूल टीचर था। बाद में अब्बा जी ने मुझे इटली बुला लिया और ख़ुद वापस आ गए तो बस हालात वहीं से बदलना शुरू हो गए जब मैं बाहर चला गया था। मुइज़ 2 माह का था जब अब्बा जी फोत हुए। वो जैसे अपना नवासा देखने को ही ज़िंदा थे बस। शुजा भट्टी ने एक आह भरकर बात ख़त्म की थी। बाबा, फिर तो इस घर में फूफो का भी हिस्सा है ना? सोफ़ी यकदम बोली थी। उन्होंने आहिस्तगी से नफ़ी में सर हिला दिया। अल्लाह बख्शे अब्बा जी अपनी ज़िंदगी में ही हिस्से के बराबर रकम साजदा को दे गए थे।
उस रकम से ही तो साजिदा ने अभी वाला मकान खरीदा है जिसमें वो लोग रहते हैं। सूफी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर यकदम अजानों की आवाज बुलंद हो गई। उसने होंठ भींचकर शानों पर फैले दुपट्टे का एक पल्लू सर पर डाल लिया। आज उसका दिल एकदम यूनिवर्सिटी से छुट्टी करने को चाहा, मगर आज सर इनायत का लेक्चर था जो वो मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सारे लेक्चरर्स में से एक सर इनायत ही की तो समझ आती थी उसे। इसी बिना पर ग्रुप्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। क्या बात है यार, सिर्फ एक लेक्चर के लिए इतनी सर्दी में यूनिवर्सिटी जाओ। बेसाख्ता झुंझला कर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। घुटनों तक आती ब्राउन रंग की कमीज के ऊपर उसने ऊनी स्वेटर पहना, फिर फर वाला काले रंग का कोट चढ़ाया, सर पर टोपी पहनी और इस ऊनी टोपी के ऊपर उसने एक काले रंग का स्टोल लपेट लिया था कि टोपी छुप गई थी। पैरों पर दो दो मोजे चढ़ाने के बाद जॉगर्स पहने और आखिर में फिर ब्लैक कलर के ग्लव्स की बारी आई थी और अब वो भालू भालू सी लग रही थी। इसी दौरान बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो उसने जल्दी जल्दी अपना बैग और फोल्डर उठाया। इस तरह की सर्दी में कमरे से बाहर निकलना ऐसा ही था जैसा कि महाज़े जंग पर जाना हो, और सोफ़ी की तैयारी को देखकर लगता था कि तय्युनाती सियाचिन पर हुई है और आज ही हुई है। सहन में निकलने के बाद उसने चंद लम्हे खुले आसमान के नीचे खड़े होकर देखा कि भला सर्दी लगती है या नहीं, और बिलफर्ज सर्दी लगे तो मज़ीद कुछ पहना जा सकता है या नहीं। कमबख्त अभी नहीं लग रही, और यूनिवर्सिटी में जाते ही बिछड़ी सहेली की तरह आ गले मिलती है। यकीनन सर्दी को ही कोसा गया था। पाँ पाँ ज़ोरदार हारन की आवाज़ थी। आई बाबा, वो पहले चिल्लाई और फिर बाहर को भागी। बाबा पहले ही गाड़ी गेट से बाहर निकाल कर उसका इंतज़ार कर रहे थे। मसरूफियत की वजह से आज बाबा उसे बैरूनी गेट पर ही उतार गए थे, वरना तो अंदर दाखिली पॉइंट तक छोड़ कर आते थे। वो फाइल को सीने से लगाए, दोनों हाथ बगलों में दाबे, दरमियानी रफ्तार से चल रही थी। सामने ही स्कूल की इमारत थी जहाँ पर उस वक्त हू का आलम था। स्कूल जल्दी स्टार्ट होता था जबकि यूनिवर्सिटी की टाइमिंग सेट थी। उसके दाएं रुख पर रविश से ज़रा नीचे खेल का मैदान था जहाँ पर इतनी धुंध के बावजूद कॉलेज के लड़के खेल रहे थे। उसने एक अचटती सी नज़र उन पर डाली और फिर सर झुकाकर चलने लगी। जैसे ही वो मुड़कर एमए ब्लॉक वाली रविश की तरफ चलने लगी तो उसे सामने से मोइज़ आता दिखाई दिया था। वो चंद मिनट के फासले पर था। वो उसे आता देखकर रुक गई। वो भी उसी की तरह फोल्डर को सीने से लगाए, अपर का हुड सर पर गिराए, दोनों हाथ बगलों में दबाए चला आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। उसे देखते ही मोइज़ ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी ठंड है यार, वो रुके बिना बोली। सोफ़ी भी अब साथ साथ चल रही थी। मोइज़ ने बगलों में से हाथ निकाले, फोल्डर को बगल में दबाया और दोनों हाथों को आपस में रगड़कर मुंह की गर्म भाप से गरमाने की कोशिश करने लगा। सोफ़ी ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। ट्यूशन पढ़ा कर आए हो? नहीं, आज नहीं गया। क्यों? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों? क्या हुआ फूफो को? सोफ़ी के कदम यकलख्त रुके थे। मोइज़ को भी रुकना पड़ा। ठंड लग गई जिसकी वजह से रात में वॉमिटिंग होती रही। और तुम छोड़ कर आ गए? उसने अफसोस के से अंदाज में कहा। ऐसा अफसोस का अंदाज जिससे अगले बंदे को शर्मिंदगी दिलाई गई हो। सर इनायत का लेक्चर, मोइज़ ने मजबूरी बयान की और सोफ़ी ठंड में कुछ और ठंडी पड़ गई। एक गहरी सांस भरकर फिर से चलने लगी। तो फिर तुम नाश्ता तो नहीं करके आए होगे? उसने पूछा। नहीं, चाय रस खा कर आया हूँ, मोइज़ बोला। सोफ़ी ने इस जवाब पर सर झटका था। बड़ा आला नाश्ता था। अब कैसी हैं फूफो? बस ठीक ही हैं। यही बातें करते हुए वो मतलूबा ब्लॉक तक पहुंच गए थे। डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही वो दोनों मैं कौन और तू कौन की तफसीर हो जाया करते थे। अब भी यही हुआ था। सोफ़ी और वो आगे पीछे क्लास में दाखिल हुए थे। दरवाजे से दाखिल होते ही लड़कों के लिए मखसूस कुर्सियों की लाइन थी, दरमियान में गुजरने का रास्ता और दूसरी तरफ लड़कियों के लिए कुर्सियों की लाइन। मोइज़ तो दाखिल होते ही पहली कुर्सी पर जा बैठा था। सोफ़ी भी खामोशी से लड़कियों वाली लाइन में चली गई थी। अभी लेक्चर शुरू होने में कुछ वक्त था। सर अभी नहीं आए थे। लड़कों की फलक शगाफ आवाज़ें और लड़कियों की भिनभिनाहट क्लास में फैली हुई थी। सोफ़ी ने जगह संभालने के बाद फ़ाइल को कुर्सी के हत्थे पर रखा, बैग कंधे से उतार कर गोद में रखा और उसमें से सेल फ़ोन निकाल कर मोइज़ को मैसेज करने लगी। सर इनायत का लेक्चर ख़त्म होते ही उठ जाना। मोइज़ ने सवालिया निशान भेजा। जवाबन गुस्से वाली स्माइल गई थी और आगे से जवाब आया, ओके, एक अदद स्माइल के साथ। मोइज़, 2 किस्म की सब्ज़ी ले लो, मैं सालन बना कर रख जाऊंगी। लेक्चर ख़त्म होते ही वो दोनों बाहर निकल आए थे और अब सोफ़ी फूफो का पता करने जा रही थी। सब्ज़ियां तो ले लूँ, मगर बनाओगी किस पर? गैस तो होगी नहीं।
फोल्डर बगल में दबाकर वो वॉलेट निकालने लगा था कि अचानक रुक कर बोला, उसी पर बनाऊंगी जिस पर फूफो बनाती हैं। वो कुछ तुनक कर बोली थी। यू मीन लकड़ियाँ? वो बैक पॉकेट से वॉलेट निकालते निकालते उसे रोक कर देखने लगा। जवाबन वो उसे घूरी डालकर आगे बढ़ गई थी। तुम चलो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ, पीछे से आवाज़ देकर मोइज़ ने कहा था। फिर सोफ़ी तो कॉलेज गेट से निकलकर सड़क क्रॉस करके सामने गली में चली गई थी, जबकि मोइज़ सब्जी वाले को देखने लगा था। फूफो की तबीयत खराब है, मैं उनके पास जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाएं। मैसेज पढ़ते ही हिना यकदम परेशान हो गई थी। अम्मी, सोफ़ी का मैसेज आया है कि फूफो ठीक नहीं है। हिना किचन में से बोलती हुई निकली थी। या अल्लाह खैर, क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? अब ये तो जाकर ही मालूम होगा। हिना ने लाइल्मी से कंधे उचकाए। अपने अब्बू को फ़ोन करो और कहो कि गाड़ी भेज दें, इतने में तुम भी तैयारी कर लो, वो उठते हुए बोली थीं। यह एक 4 मंजिला मकान था जिसमें दाखिल होते ही सेहन था। सेहन अबूर करके बरामदा और बरामदे के पार बने 2 कमरे। एक तरफ छोटा सा किचन बना हुआ था जो अमेरिकन स्टाइल का नहीं था। फूफो चौकी पर बैठकर खाना पकाती थी। सोफ़ी को एक तो बैठकर पकाने में मुश्किल पेश आ रही थी और दूसरा बड़ा मसला लकड़ियाँ। फूफो के पास लकड़ियों पर खाना बनाने वाला लोहे का चूल्हा था जिसने आजकल गैस वाले चूल्हे की जगह संभाली हुई थी। मोइज़ और वो दोनों ही अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे। लकड़ियाँ सुलगती, धुआं छोड़ती, सोफ़ी की आंखों को पानी से भरती, लेकिन आग नहीं भड़क रही थी। अल्लाह, फूफो कैसे जला लेती हैं? सोफ़ी ने शूं करते हुए हाथ की पुश्त से गालों पर बहने वाला पानी साफ़ किया और एक दफ़ा फिर से सुलगती हुई लकड़ियों को फूंक मारने लगी थी। वो अब साफ ज़िज नज़र आ रही थी। छोड़ो, रहने दो, मैं बाहर से ले आता हूँ कुछ। उसके इस बात पर सोफ़ी ने नज़रें उठाकर उसे देखा, मगर मोइज़ धुंधला सा गया। उसने आंखें मीच कर सारा पानी आंखों से बाहर निकाला, फिर हाथों की पुश्त से गालों को साफ़ किया। मोइज़ की शक्ल अब वाज़िया हो गई थी। तुम देखना, मैं आग भड़का कर ही छोड़ूंगी, एक अज़म से दांत पीस कर कहते हुए वो फिर से फूंक मारने को झुकी। जबकि मोइज़ वो इस जुमले का जवाब देना चाहता था, भरपूर तरीके से देना चाहता था, मगर हाँ, ये मसलहतें। उसने सर झुकाकर अपनी शदीद मुस्कुराहट छुपाई। इसी दौरान एकदम डोर बेल गूंजी थी। अम्मी आ गईं। सोफ़ी पुरजोश होकर उठी थी। जोश इसलिए कि अब अम्मी आग जलाएंगी और वो ही खाना बनाएंगी। इससे तो ये काम होने से रहा। तुमने उन लोगों को डिस्टर्ब किया, मोइज़ अज़हद शौक से बोला था। सोफ़ी ने हाथ के इशारे से उसकी बात उड़ाई थी और बाहर दरवाज़ा खोलने को भागी थी। वो एक पुरानी तर्ज का नवाड़ी पलंग था जिस पर फूफो तकिए के सहारे लिहाफ ओढ़े नीम दराज थी। अब हालत काफ़ी संभल चुकी थी। बुखार था मगर शिद्दत कम थी। कमरे का दरवाज़ा शदीद सर्दी की बिना पर बंद था। सोफ़ी फूफो के पैरों की तरफ लिहाफ में दुबकी हुई थी। अलबत्ता रेहाना और हिना कुर्सियों पर ही बैठी हुई थी। अब्बा और ज़फ़र फूफा दूसरे कमरे में मौजूद थे। रेहाना ने आकर न सिर्फ खाना बनाया था, बल्कि उन्हीं की बदौलत वो इस ठंड में चाय की अय्याशी भी उड़ा रहे थे। मोइज़ ने पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोला, क्योंकि उसके दोनों हाथों में दहकते हुए कोयलों की अंगीठी थी जो उसने लाकर कमरे के वस्त में रखी थी। वो सोफ़ी थी जो सबसे पहले छलांग मारकर बिस्तर से निकली थी। इससे पहले एहतियातन खाली कप सर के ऐन ऊपर बनी शेल्फ पर रखा था। वैसे ही शेल्फ या कॉरेंस जो पुराने ज़माने में कमरों में ज़रूर बनाया जाता था। जीते रहो मोइज़, गठरी बनकर अंगीठी के पास बैठते हुए वो बोली थी। मोइज़ हंस पड़ा और उसके सामने उकड़ों बैठकर हाथ तापने लगा। सोफ़ी की आंखों में अभी तक पानी आ रहा था। अभी कैसे जली ये लकड़ियाँ? उसने पूछा। अब्बा ने जला कर दी हैं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुबह यूनिवर्सिटी आओगी? नहीं। उसने टिश्यू से नाक रगड़ते हुए नफ़ी में सर हिलाया। बहुत सर्दी है, और फिर भीगी आंखें साफ की थी। फ्लू ज़ोर पकड़ रहा था। ये दहकते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, उसने अचानक मुइज़ से कहा था। वो जो हाथ गर्म करके उठ रहा था उसकी इस बात पर ठहर गया। निरी पागल हो तुम, अल्लाह जाने कैसी कैसी चीज़ों में खूबसूरती तलाश करने निकल जाती हो। उदासी का सुर, दहकते अंगारे, खूबसूरत, बेवकूफ़। वो बोलते बोलते उठकर अम्मा की पाइंती की तरफ जा बैठा था। अम्मा के पाँव दबाने की खातिर वो अपने ठंडे हाथ गर्म कर रहा था। सोफ़ी ने रुख बदल कर उसे मुंह चुड़ाया था। वो सर झटक कर मुस्कुराया था। बोला, मामी, आपकी बड़ी वाली बेटी पागल है। उसने अब अम्मी के पैरों को अपने हाथों में लेते हुए रेहाना को मुखातिब किया था, जो कि उसकी अम्मी से बातें कर रही थी। कोई नई इतला दो बेटा, ये तो खबर पुरानी हो चुकी। रेहाना ने शगुफ्तगी से जवाब दिया। अम्मी? सोफ़ी ने बेहद बुरा माना।
रेहाना और मुईज़ खिल कर हंसे थे, जबकि हिना कितनी शौरी कोशिश की थी उसने कि वो मुईज़ की तरफ ना देखे। तब भी जब वो दोनों आमने सामने बैठकर बोल रहे थे, और अब भी जबकि वो ऐन उसके सामने आकर बैठा था। मगर ये कि मोहब्बत में शौरी कोशिश का क्या काम, मोहब्बत को लाशौरी काम ही जचते हैं, जैसे अभी अभी हुआ था। उसने बेसाख्ता चाय के कप पर मरकूज़ आंखें उठाकर उसे देखा और फिर फ़ौरन नज़रें चाय पर जमी गहरे ब्राउन रंग की तह पर जमा दी थीं। जिस राह नहीं जाना, उसके कोस गिनने का भला क्या फ़ायदा। छोड़ो, दफ़ा करो, मट्टी डालो, क्या फ़ायदा। हाँ, भला क्या फ़ायदा। सुबह तक सोफ़ी का फ्लू ज़ोर पकड़ चुका था, इसलिए वो अभी तक सोई हुई थी। कुछ रात को फूफो के घर से वापसी भी काफ़ी देर से हुई थी। अम्मी ने सुबह हिना और अपनी काम वाली बुआ को अब्बा के साथ फूफो के घर भेज दिया था। उन्होंने फूफो के घर की अबतर हालत कल देख ली थी, सो उनकी मदद की गर्ज से उन्हें भेज दिया था। आज सूरज ज़मीन वालों को मुंह दिखाने पर राज़ी हो ही गया था, गो कि उसकी शुआएं अब भी धुंधलकी सी थीं, मगर दर्जा हरारत में नुमायां बेहतरी आ गई थी। हिना ने आकर सारा घर साफ करवाया था, बुआ ने खाना पकाने में भी मदद की थी, और अब हिना चाय का कप पकड़े फूफो से बातें करने में मसरूफ़ थी। मगरिब से कुछ पहले ही मोइज़ आया। बैरूनी दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने से उसने जाना था आने वाला वो ही था, क्योंकि फूफा तो अपने कमरे में ही थे, जिन्हें वो अभी अभी चाय देकर आई थी। लाशौरी तौर पर कप पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। जैसे जैसे कदमों की चाप दरवाजे के करीब से करीब तर होती रही थी, वैसे वैसे उसका दिल धड़ धड़ कर रहा था। दरवाज़ा खुला। अस्सलामुअलैकुम। मुइज़ के अंदर कदम रखने से पहले उसकी आवाज़ आई और फिर वो भी आ गया। वो ट्यूशन पढ़ा कर आ रहा था। हिना ने ज़ेरे लब सलाम का जवाब दिया, मगर मुड़ कर ना देखा। वो उसके बाएं रुख पर मौजूद था। ओए तुम? मुइज़ को खुशगवार हैरत हुई। उसने मुड़कर मुइज़ को देखा और एक खैर सगाली मुस्कुराहट उछाली, और फिर फ़ौरन रुख बदल कर सर झुका लिया। तुम कब आई? वो अम्मा से सर पर प्यार लेने की खातिर उससे चंद फुट के फासले पर आकर झुका और फिर सीधा होते हुए बोला, सुबह से आई हुई है बच्ची। उसकी बजाय फूफो ने तफसीलात बताईं। खाना? उसने हमवार लहजे में पूछा, और ये हमवार लहजा कितनी दिक्कतों से हमवार हुआ था, ये हिना का अल्लाह ही जानता था। मुइज़ ने सर के इशारे से हाँ में जवाब दिया था। वो अपने जोगर्स उतारने में मसरूफ़ था, और वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली, हलक से कुछ नीचे उतारा और किचन की तरफ मुड़ गई। लेकिन किचन में जाने से पहले एक और काम किया था, बाबा को कॉल करने का। बाबा आके मुझे ले जाएं। उसने अपनी आवाज़ को धीमा रखा था, मगर उसे अपना लहजा भीगा भीगा सा लगा। मोहब्बत के मंदरजात में दुख सबसे पहले दर्ज होता है। बचकर रहना, इससे कि ये सबसे पहले दुख के मफ़हूम से ही आगाही बख्शती है। दिन इस तरह तेज़ी से गुजर रहे थे गोया 24 नहीं 4 घंटे हों। अभी कल ही की तो बात थी कि उसका पार्ट 1 का रिज़ल्ट आउट हुआ था। उसे किसी और चीज़ का डर नहीं था, बस टपोलॉजी की फ़िक्र थी। कहीं टपोलॉजी उसे शर्मिंदा ना करवा दे, या फिर कहीं पूरे रिज़ल्ट को ही ख़राब ना कर दे। मगर ये कि वो पास हो गई थी, वो भी 70% स्कोर के साथ, और आज पार्ट 2 का भी रिज़ल्ट आउट हो चुका था। उसकी हाई फर्स्ट डिवीज़न थी, जबकि मोइज़ मैथ्स उसका रोमांस था ना, तो ये रोमांस के साथ नाइंसाफ़ी होती अगर वो टॉप ना करता। इसी खुशी में फूफो और फूफा मिठाई लेकर उनके घर आए हुए थे।